हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैप्सूल मैथ्स। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करना है इंटीग्रल पावर्स ऑफ z से। इंटीग्रल पावर्स ऑफ z, भाई हमको पता है कि z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटीग्रल पावर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे हमारा कोई नॉर्मल नंबर होता है, उसी तरीके से हमारा z भी पावर के केस में बिहेव करता है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसका z स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स z इंटू z। z क्यूब का मतलब क्या होगा, z स्क्वायर इंटू z। z की पावर n का मतलब z की पावर n माइनस वन इंटू z एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर भी पावर के फॉर्म में बिहेव करता है। z की पावर माइनस वन का मतलब वही होता है 1/z। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही रूल्स हमारे चलते हैं कि z की पावर 0 1, क्योंकि हमको पता है किसी की भी पावर 0 हमेशा हमारी 1 होती है। सेम फंडे जो पावर वाले होते हैं वो हमारे z के लिए भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि वो सब रियल नंबर्स के लिए ही काम करते हो। पावर के जो फंडे हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें देखना है, दैट इज पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, अब हम लोग पावर्स ऑफ आई या फिर आयोटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आयोटा की पावर्स क्या क्या होती है। तो जैसा कि हमको पता है आयोटा के बारे में कि आयोटा जो है हमारा अंडर रूट में -1 होता है। आयोटा की पावर 0 1 बन जाएगा। एनी नंबर है टू द पावर 0 हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो आयोटा की पावर 0 जो है वो 1 बन जाएगा। आयोटा की पावर 1 आयोटा ही रहेगा। आयोटा का स्क्वायर देखते हैं। आयोटा का स्क्वायर मतलब आई इंटू आई। आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर मतलब -1। तो जो आयोटा स्क्वायर है हमारा वो -1 बन जाएगा। आयोटा क्यूब को देखते हैं। आयोटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई करके। हमको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 इंटू आई मतलब क्या बन जाएगा, माइनस का आई। तो आयोटा क्यूब जो है वो -i के इक्वल हो गया। आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारी बन जाएगी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -1 दैट इज प्लस का 1। तो ये बेसिक्स, ये 0 to 4 अगर हमको याद होगा तो हम उसको फर्दर आगे इन्हीं के ही टर्म्स में एक्सपैंड कर सकते हैं आगे वाली पावर्स को। तो बेसिक जो है हमको बस यही रहनी चाहिए, आयोटा की पावर 0 1 2 3 एंड 4, इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा पावर पे और चर्चा कर लेते हैं आयोटा की। अब जैसे आगे वाली पावर्स को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैं अगर कहूं आयोटा की पावर 5, तो बताओ आयोटा की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आई। अब देखो जो बेसिक्स हमने यहाँ पे पावर्स के बारे में पढ़ा है, उसी की मदद से हम लोग आयोटा की पावर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा और 1 इंटू आई आंसर हमारा आई आ जाएगा। आयोटा की पावर 6 देख लेते हैं ऐसे। देखिए तो आयोटा की पावर 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि 4 से बड़ा नंबर है तो उसमें 4 के जितने भी मल्टीपल्स बाहर निकल सकते हैं पहले वो निकाल लें आयोटा से, क्योंकि 4 का मल्टीपल निकालते ही वो हमेशा 1 हो जाएगा। रिमेनिंग पावर जो होगी वो हमेशा 0 1 2 या 3 होगी, है
है ना। जैसे कोई भी नंबर जो है आप उसको 4 के टर्म्स में, 4 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हो। जैसे कोई भी नंबर है आपके पास, उसको 4 के मल्टीपल में लिख सकते हो, या तो वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या 4 से डिविजिबल होने के बाद एक रिमाइंडर आ रहा होगा, या तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा होगा और रिमाइंडर 2 आ रहा होगा, या तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा होगा, रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। और जैसे ही नेक्स्ट नंबर आप लिखोगे 4 से डिविजिबल और रिमाइंडर 4, तो 4k प्लस 4, रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 4। तो फिर से यही कहानी चालू हो जाएगी। तो किसी भी नंबर को 4 के मल्टीपल में लिखना हो तो इस तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 8 इज 4k, a की वैल्यू 2 रखेंगे, 8 बन जाएगा। 9 देखिए, क्या 9 4k प्लस 1 नहीं, k की वैल्यू 2 के लिए आप देखिए नंबर्स को, है ना। 2 डालते ही 8, 9, 10, 11 और नेक्स्ट नंबर आएगा 12। 12 इज अगेन डिविजिबल बाय 4। तो कोई भी नंबर अगर 4 के मल्टीपल में लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, या उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, या रिमाइंडर 2 आ रहा होगा, या रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। तो उसी तरीके से हम किसी भी नंबर को तोड़ सकते हैं। जैसे 6 को देखिए, 6 तो है, जो 6 है हमारा, ये 4k प्लस 2 टाइप का नंबर है। 4 वन सा 4 और रिमाइंडर 2 आएगा। तो हम यहाँ से मतलब देख सकते हैं, बहुत बेसिक चीज है, i की पावर 4 बाहर कर लेंगे और i का स्क्वायर बचेगा साथ में, ठीक है। तो i की पावर 4 1 हो जाएगा और i स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो अगर आपको ये फंडा कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया 4 की पावर वाला, कि किसी भी नंबर को आप गिवन पावर को 4 की किस पावर के टर्म में लिख सकते हो, तो बहुत आसानी से काम बन जाएगा आपका। अब आप ध्यान से देखिए, कोई नंबर अगर 4k की टर्म्स में है, 4k प्लस 1 के टर्म में है, पावर उसकी 4k प्लस 2 के टर्म में है, या 4k प्लस 3 के टर्म में है, तो उस रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर i की पावर इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट की है तो उसके रिजल्ट भी जनरलाइज कर सकते हैं, वो हम लोग को अभी आगे देखते हैं। अच्छा, i की पावर -1 भी देख लेते हैं। i की पावर -1, तो i की पावर -1 मतलब 1 अपॉन i बन जाएगा। उसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए मैंने बताया i जो है, आप जानते हैं i एक इरैशनल नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स की बात अगर ना की जाए तो i एक इरैशनल नंबर है, मतलब अंडर रूट में -1 को आप इरैशनल ही नंबर बोलोगे, ठीक है। तो इरैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए उसका डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज कर लिया जाता है। तो वही फंडा हम i की पावर -1 को निकालने में भी लगा सकते हैं। इसको रैशनलाइज कर देंगे, i इंटू आई कर लेंगे, i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड। तुमको पता है ये बन जाएगा i बाय आई स्क्वायर, बताइए, है ना। और आई स्क्वायर हम सबको पता है -1 होता है, तो ये बन जाएगा i बाय -1 दैट इज -i। तो i की पावर -1 का रिजल्ट देखिए क्या आ गया, -i आ गया। तो यहां से आप ये चीज याद रख सकते हैं, दिस इज अ रिजल्ट, है ना, कि i की पावर -1 इज -i। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। और ऐसे करके देखते हैं, देखिए ट्राई करें, i की पावर -2, है ना, ट्राई करें इसको, वीडियो पॉज कर लिया और इसको ट्राई कर सकते हैं। i की पावर -2 को 1 अपॉन आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है, मेरे को क्या, आप सबको भी पता है कि आई स्क्वायर -1 होता है, तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 1 बाय -1 मतलब -1। तो i की पावर -2 जो है हमारे पास वो आंसर आ गया -1। ऐसे i की पावर -3 भी देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 3। अब जब भी हमने अभी रिजल्ट देखे थे तो हमको याद होगा, आपको भी याद होगा कि i की पावर 3 इज -i, i की पावर 3 इज -i। तो दिस इज -1 बाय आई, भाई i की पावर 3 -i होता है, तो -1 बाय आई बन गया ये। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -1i अपॉन आई स्क्वायर, बताइए। अब हमको पता है आई स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, बताइए बताइए, प्लस का i आ रहा है,
आंसर जो है वो प्लस का आई आ जाएगा। तो आई की पावर -1 माइनस आई हो जाएगा, आई की पावर -2 -1 और आई की पावर -3 इज आई। आई की पावर -4 देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए आई की पावर -4 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 4, 1 अपॉन 1 है ना। आई की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखिए वही चीज आ गई, रिजल्ट इसके ही बेसिस पे रिजल्ट चल रहा है। आई की पावर 4 हो या आई की पावर -4 हो या कोई भी नंबर जो 4 के मल्टीपल में हो, आंसर हमेशा उसका 1 ही आएगा, उसके अलावा और कोई उसका आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर के लिए हम लोग रिजल्ट को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग अब देख लेते हैं कि किसी भी रिजल्ट के लिए फॉर एनी जनरल इंटीजर के हाउ कैन वी अचीव दिस जनरलाइज्ड रिजल्ट। तो फॉर एनी इंटीजर के द रिजल्ट्स आर, जैसे अगर कोई भी आई की पावर 4 के टाइप का नंबर है, मतलब जो पावर है आई के ऊपर वो 4 के मल्टीपल में है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 के टाइप के नंबर में आंसर हमेशा क्या आएगा। जैसे मैं एग्जांपल से ले लेता हूं, जैसे आई की पावर 12 ले लिया मैंने, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये जो नंबर है ये किस फॉर्मेट का है, 4 के टाइप का नंबर है, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है ना। आई की पावर 12, आई की पावर 12 जो है ये 4 के टाइप का नंबर है। तो इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा, सोचिए। आई की पावर 4 के प्लस 1 टाइप अगर कोई भी नंबर है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा। आई की पावर 4 के प्लस 2 टाइप का कोई नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा, और आई की पावर 4 के प्लस 3 टाइप का कोई नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा। भाई आई की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 और होल की पावर 3। आई की पावर 4 के प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, आई की पावर 4 के इंटू आई, बताइए। आई की पावर 4 के प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, आई की पावर 4 के इंटू आई स्क्वायर, और आई की पावर 4 के प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई की पावर 4 के इंटू आई का क्यूब। अब देखिए बहुत आसान है, हमको पता है कि आई की पावर 4 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 का कुछ भी पावर कर दो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो मैंने एग्जांपल से दिखा दिया, ठीक है। तो आई की पावर 4 के हमेशा आंसर 1 लाएगा। अब मेरे को ये रिजल्ट पता चल गया कि कोई भी नंबर आई की पावर 4 के टाइप का होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 4 के प्लस 1 टाइप का नंबर होगा तो देखिए इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमेशा आई आ जाएगा। आई की पावर 4 के प्लस 2 टाइप का कोई भी नंबर है तो रिमाइंडर कितना बचता है हमेशा 2, तो इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 के इंटू आई स्क्वायर। देखिए आई की पावर 4 के तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर मतलब आंसर हमेशा आएगा -1। और आई की पावर 4 के प्लस 3 में देखिए आई की पावर 4 के टर्म हो जाएगा 1, बचेगा हमारे पास आई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i। तो ये जो है वो रिजल्ट्स हो गए कि किसकी क्या वैल्यू आएगी। आई होप क्लियर होता चल रहा होगा। आई की पावर 4 के टाइप का कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू 1, 4 के प्लस 1 टाइप का नंबर है उसकी वैल्यू आई, 4 के प्लस 2 टाइप का नंबर है तो उसकी वैल्यू -1, और आई की वैल्यू 4 के प्लस 3 टाइप का नंबर है उसकी पावर, तो आंसर हमेशा -i आएगा। चलिए आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। नेक्स्ट हमको देखना है मॉडुलस ऑफ ए
कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग, ये चीज देखनी है। तो अगर थोड़ा बहुत आप लोग को फंक्शन चैप्टर का आइडिया हो तो आपको पता होगा कि किसी चीज का मॉड हम लोग ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच, सॉरी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच जो लिखते हैं नंबर, तो ये जो सिंबल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग मॉड ऑफ दैट नंबर विच इज रिटन इन बिटवीन द लाइंस। मतलब ये क्या लिखा है, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड। जो ये दो स्ट्रेट लाइंस है बेसिकली, अगर ये किसी नंबर के आगे आप लगा देते हैं दैट मीन्स आप उसका मॉडुलस निकाल रहे हो। तो इसको मॉडुलस ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड, इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है इसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो अगर z कोई भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, जहां पे आपको पता है a जो है वो रियल पार्ट होता है और ib वाला जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, बट a और b दोनों अपने आप में रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हमको यहाँ से मॉड z की वैल्यू लिखनी हो तो मॉड z की वैल्यू हमेशा आती है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड z। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि ये स्टेटमेंट बोल दिया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बताइए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z का मतलब भी क्या होता है, हमारा मॉड z ही होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अच्छा, दूसरी चीज, थोड़ा सा अगर आइडिया ना हो फंक्शन चैप्टर का तो मैं बता देता हूँ कि जो मॉडुलस होता है हमेशा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मॉड z जो है हमेशा वो पॉजिटिव होता है, कभी भी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। फंक्शन चैप्टर की नॉलेज ना भी हो तब भी आप थोड़ा बहुत ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट के अंदर लिखी हुई चीज कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती। रूट के अंदर अगर कोई चीज लिखी है दैट मस्ट बी डिफाइंड, तो उस हिसाब से मॉड z हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 5i और हमको कहा जा रहा है फाइंड मॉड z। तो मॉड z का मतलब है कि हमको अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना बहुत आसान है। इस नंबर को ध्यान से देखिए तो इसके लिए a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 5 है। तो हमको बेसिकली अंडर रूट में करना है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज 34, है ना। तो अंडर रूट 34 जो है वो इसका मॉड आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को आप लोग ट्राई दे सकते हैं, मॉड z फाइंड करिए, वीडियो को पॉज कर लें और मॉड z को फाइंड करें। आई होप आप सबने फाइंड कर लिया होगा। आंसर इसका डिस्कस कर लेते हैं। मॉड z क्या बन जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखिए 9 आ जाएगा और रूट 7 का स्क्वायर जो है वो 7 आ जाएगा। तो ये रूट 16 दैट मीन्स 4। मॉड z जो है हमारे पास वो 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली मॉडुलस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे। एजम्पशंस क्या, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं। जैसे लेट्स से z, z1 एंड z2 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिए हैं, z, z1 एंड z2। देखिए अगर आप कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो
मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर आप माइनस जेड का मॉडुलस करो या जेड का मॉडुलस करो, दोनों मैथमेटिकली कह रहा हूँ, दोनों न्यूमेरिकली जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी इक्वल, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो आप माइनस जेड का मॉड करें या जेड का मॉड करें, दैट डजंट मैटर एट ऑल, आंसर हमेशा सेम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर मॉड जेड जीरो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर जीरो है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही मतलब है, वो ये मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद जीरो है। किसी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो है, इसका सिर्फ एक ही मतलब बैठता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद भी जीरो है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मॉडुलस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट पे आपने मॉड लगा रखा है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो एज इंडिविजुअल मॉड्स ऑन बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस तरीके से। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि चलिए वो मैं अभी आगे डिस्कस कर लूंगा। ऐसे ही मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन ऑल्सो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और पूरे डिवीजन पे मॉड लगा है तो आप लोग मॉडुलस को डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट Z2 शुड नॉट बी जीरो। अगर Z2 जीरो हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो विल बी नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं रहेगी वो चीज। ओके, नोट कर सकते हैं आप लोग ये चीजें। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीजें अभी थोड़ी सी अटपटी लग रही होंगी कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं सबका, ताकि चीजें दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो मैं पहले वाले से स्टार्ट करता हूं कि माइनस मॉड जेड और मॉड जेड कैसे इक्वल है। आइए, देखिए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हम लोग a प्लस आई बी मान लेते हैं तो माइनस जेड क्या बनेगा, माइनस ए माइनस आई बी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं मॉड z लिखूं तो मॉड z क्या आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जो हमने पढ़ा। और माइनस z का अगर मैं मॉड लिखूं तो वो बनेगा माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि मॉड z और माइनस मॉड z आपस में इक्वल है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। ओके, क्लियर। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी तो ये थी अपनी कि अगर मॉड z किसी नंबर का जीरो है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद इटसेल्फ वो जीरो होगा। तो उस चीज को हम लोग अब स्टडी करते हैं। तो फिर से मैं वही चीज लूंगा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। तो मॉड z जो बेटा हम लोग का बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड z बनेगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या रखा है कि मॉड z जीरो है। मॉड z जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये अंडर रूट में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वांटिटी लिखी है ये भी अपने आप में जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। और दो नंबर का सम जीरो तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअली जीरो हो। बताइए ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब a स्क्वायर खुद जीरो हो और b स्क्वायर भी खुद जीरो हो। ठीक है, जब a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों जीरो हो गए तो इसका मतलब क्या है कि a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा। तो यहां से रिजल्ट हमारे क्या आ गए कि a भी जीरो है और b भी जीरो है। अगर मैं इन्हीं रिजल्ट्स को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं नंबर में, जरा देखिए अपना नंबर क्या बन जाएगा, जीरो प्लस आयोटा जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो अगर अपना मॉड z जीरो है, दिस व्हाट सिंपली मीन्स कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो होगा। आशा है चमक रहा होगा आप लोग को, दिमाग में जा रहा है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रूविंग पे कि मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं ये कारनामा कैसे होता है। तो यहाँ पे हमको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे एक z1 है a प्लस आई बी और एक z2 एज्यूम कर लिया c प्लस आई टी। तो सबसे पहले तो z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो z1 इंटू z2 करने के लिए a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई टी। बताइए क्या ये चीज करनी पड़ेगी? बहुत आसान, देखते देखते ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। वैसे इतना भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग को अगर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए मैंने कर दिया। तो बन जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई कॉमन ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी। ये पोर्शन बन गया हमारा z1 इंटू z2। ठीक है, तो अगर मैं अब मॉड z1 z2 करूं, मॉड z1 z2, जरा ध्यान से देखिए। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी का मॉड लिखते हो, मॉड लिखते हो तो मॉड लिखते हो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर थोड़ा सा इसको कोरिलेट करें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। बताइए कोरिलेट कर पा रहे हैं? ये इसी तरीके से चीजें लिखी गई हैं। तो वहीं पे ध्यान से इस तरीके से यहाँ भी देखिए, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड z1 z2 का भी क्या फंडा बनेगा? वही चीज, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर बेटा मतलब ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का मतलब ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। बताइए क्या समझ आया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप लोग को हो, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उसको लिख दें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए ये सब पढ़ाने की मेरे हिसाब से कोई कॉस्ट तो लग नहीं रही है। ठीक है, आप लोग को तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं। आजकल तो इंटरनेट बहुत सस्ता है, तो जितना हो सके पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स में शेयर करें इसको, ताकि उनमें भी नॉलेज इन्हेंसमेंट हो। आजकल एजुकेशन को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव करना ज़रूरी है, तो उसलिए इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड करें। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। स्क्वायर खोल लेते हैं, इसका स्क्वायर क्या आएगा आइए देखते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी। इसको देखिए बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी। अब ध्यान से देखिए तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है अपने पास? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। जो पोर्शन आपको नोट करना हो आप पॉज करके वहां पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर वाले टर्म्स को अगर मैं एक साथ क्लब कर दूं तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाले टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बी स्क्वायर और इस टर्म में से भी देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों टर्म में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, तो ये चीज देखिए इंडिविजुअली ये चीज बन रही है, ये चीज वैल्यू आ रही है मॉड z1 z2 की। मॉड z1 z2 की देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है।
डेरिवेशन करने के दो फायदे हैं, एक तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हो रही हैं, दूसरी चीज ये भी है कि जो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पास, जहाँ जिनको कैसे अप्रोच करेंगे, जहाँ जैसे किसी क्वेश्चन में मॉड ऑफ Z1 Z2 लिखा है तो बच्चों को ये भी दिक्कत आ सकती है कि उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है वो भी डेरिवेशन में सीख जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। चलिए तो जो हमारा मॉड Z1 Z2 है आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू जो है वो आ गई है ये। अच्छा अब मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेता हूँ। मॉड Z1 की वैल्यू क्या है जरा बताइए, क्या अंडर रूट में a² + b² आएगी, और मॉड Z2 की वैल्यू अंडर रूट में c² + d², क्योंकि Z1 क्या नंबर था, Z1 नंबर था अपने पास a + ib और Z2 नंबर क्या था c + id। तो अगर मैं मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 करूं तो ये चीज निकल के आ जाएगी। देखिए क्या दोनों चीजें मैथमेटिकली इक्विवेलेंट आ गई। मॉड Z1 Z2 बराबर मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ये चीज हमारे सामने निकल के आ जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलेंगे अपने, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। और जो हमारे पास लास्ट था, ठीक है, वो था मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 बराबर मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन अप्रोच से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन अप्रोच से करने में थोड़ा सा ये आसान पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन अप्रोच ये रहती है कि Z1 बाय Z2 को आप एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो आंसर भी हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो Z1 बाय Z2 के डिवीजन को अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें Z3, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा काम आसान बन जाएगा। कैसे? Z1 को हम लोग लिख सकते हैं Z2 इंटू Z3। बताइए कैसे लिख सकते हैं? अगर दोनों तरफ मैं मॉड लगा दूं तो मॉड Z1 किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे भी वही सेम चीज प्रूव कर दूं कि मॉड Z1 जो है वो मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बराबर, सॉरी इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर है, तो अल्टीमेटली मैं यही रिजल्ट प्रूव कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसी से ही ये डिराइव किया है। नहीं तो हमको तो ये चीज पता है क्या, ये तो हम अभी देख चुके हैं, ये चीज तो हम अभी देख चुके हैं। ये रिजल्ट कि मॉड Z2 Z3 का जो प्रोडक्ट का मॉड है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो देखिए Z1 बाय Z2 जो है उसको हमने Z3 माना था। बताइए Z1 बाय Z2 को हमने Z3 माना था, ठीक है। तो अब आप ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम Z1 बाय Z2 का मॉड करें, होल का मॉड, देखिए तो उसका मतलब Z3 का भी मॉड हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज यहां से देखिए इस वाली इक्वेशन से अगर मैं मॉड Z1 बाय मॉड Z2 की वैल्यू लिखूं तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, मॉड Z3। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि मैंने इस स्टेप में मॉडुलस कर दी दोनों तरफ, तो ये चीज आ गई। यहाँ अगर मैं मॉड Z1 बाय Z2 की वैल्यू निकालूं तो वो भी क्या आ रही है, मॉड ऑफ Z3। तो बताइए क्या दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई? तो बिना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अजम्पशन के हमने इस चीज को
प्रूव कर दिया, जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा था उसी से। क्लियर है? देख लें एक बार। चलिए एक लास्ट जो थोड़ा सा मॉडुलस के रिगार्डिंग हम लोग चीज देख लेते हैं इसमें, वो ये है, जैसे हमने अभी रिजल्ट देखा कि मॉड z1 इंटू मॉड z2 जो है वो मॉड z1 इंटू मॉड z2 के इक्वल होता है। तो इसी बेसिस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड z इंटू z का जो मॉड है वो मॉड z इंटू मॉड z के इक्वल होगा। ऐसे कह सकते हैं z इंटू z का जो मॉड है वो मॉड z के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बताइए? ठीक है, या फिर मॉड z इंटू मॉड z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ये स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी हम लोग मॉडुलस में लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या रिजल्ट इस पे देख सकते हैं हम लोग? और ये रिजल्ट देख सकते हैं कि जैसे मॉड z का क्यूब लिखा है अपने पास, या z क्यूब का मॉड लिखा है, इसको देखते हैं, है ना। अपने पास लिखा है z क्यूब का मॉड, तो z क्यूब के मॉड को हम अंदर ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर इंटू z का मॉड। बताइए क्या इसको हम लोग z स्क्वायर इंटू z का मॉड लिख सकते हैं? इसको हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी से तोड़ सकते हैं, z स्क्वायर का मॉड इंटू z। ये मैं सिर्फ मैनिपुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक है। z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड का मॉड इंटू मॉड z। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? मॉड z का स्क्वायर, अभी रिजल्ट देखा, इंटू मॉड z। तो ये क्या बन जाएगा? मॉड z का क्यूब। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि z क्यूब का मॉड जो है वो मॉड z के क्यूब के बराबर ही आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसे ही हमने देखिए ऊपर भी यही चीज प्रूव करने की कोशिश की है कि z स्क्वायर का मॉड जो है और जो मॉड z का स्क्वायर है वो दोनों एक ही चीज है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये मैनिपुलेशंस भी आपको समझने पड़ेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो उसको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आप लोगों को, और साथ में ये रिजल्ट्स भी याद रहें, थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे इसको बहुत जनरलाइज कर सकते हैं। अगर इस रिजल्ट को जनरलाइज करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? z की पावर n का जो मॉड है वो मॉड z की पावर n के इक्वल होगा, नहीं? इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं ना कि z की पावर n का जो मॉड है, सॉरी हाँ, z की पावर n का जो मॉड है वो मॉड z की पावर n के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको और ज्यादा शेयर करें। बाकी ये चैप्टर अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग 2-4 सब टॉपिक्स और देखेंगे, फिर हम लोग फाइनली इस पे प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।